Hello, good evening, everyone. This is Rotas, Assistant Professor, Government College for Women, Sirsa. I welcome you all. Our today topic is that is precipitation. इसको हम बोलते हैं वर्षण. Its type of precipitation and types of rainfall. यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं और इसी का ये एक जो फॉर्म है वो है रेनफॉल. इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेनफॉल क्या होती है, कितने इसके टाइप्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. कि सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो प्रेसिपिटेशन है वो होता क्या है. जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब रेनफॉल आती है या इट्स ए टाइप ऑफ rainfall that comes in the form of sometime liquid, sometime drizzling और sometime in hailstorm. तो इन सभी के रूप को मिलाकर हम बोलते हैं precipitation. Precipitation is any liquid or frozen water. जो precipitation यानी कि जो वर्षण होता है वो हमारा लिक्विड यानी कि तरल अवस्था के अंदर और फ्रोजन यानी कि जमी या ठोस अवस्था के अंदर हो सकता है वाटर दैट फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बनता है, एंड फॉल बैक टू द अर्थ, और वापस जो है हमारे अर्थ के ऊपर आ जाता है. इट कम इन मैनी फॉर्म्स लाइक रेन, स्लीट एंड स्नो. तो ये किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है. स्नो के रूप में भी आ सकता है, स्लीट के रूप में भी आ सकता है, यानी कि वर्षा के रूप में भी आ सकता है. वर्षा और वर्षण दोनों में अंतर होता है, ये ध्यान रखना. जो वर्षा होती है वो वर्षण का एक रूप है, और जो वर्षण होता है वो अपने आप में, उसमें वर्षण में यदि हम बात करें तो उसमें हमारी वर्षा भी है और स्नोफॉल भी है और जो ओलावृष्टि होती है, सारे जो मिलकर जो आते हैं इसी को हम बोलते हैं वर्षण. यानी कि वर्षण में जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर अवेलेबल होता है वो किसी भी फॉर्म के रूप में, वो लिक्विड के रूप में, वो स्नो के रूप में, या वो हेल स्टॉर्म के रूप में धरातल पर आता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्षण. Along with the evaporation and condensation, the precipitation is one of the three major part of the global water cycle. जो global water cycle यानी कि जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है उसमें इवोपरेशन और कंडेंसेशन के साथ साथ जो प्रेसिपिटेशन होता है वो भी इसी का एक पार्ट्स है. इसके तीन पार्ट्स हम माने, इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज द थ्री मेजर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वाटर साइकिल. टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण के कितने रूप होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहला है हमारा रेन यानी कि वर्षा, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है. तो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व ड्रॉप्स लार्जर देन द ड्रिजलिंग, यानी कि ड्रिजलिंग हमारी जो छोटी छोटी जो बूंदे होते हैं उनसे इनका साइज जो काफ़ी बड़ा होता है. दैट इज 0.02, यहाँ पर इंच की बजाय एम है, mm टू 0.5 mm और मोर. यानी कि जब रेनफॉल का जो रूप 0.2 से लेकर 5 mm या इससे ज़्यादा होता है तो हम इसको बोलते हैं रेन. क्या बोलते हैं? वर्षा. यानी कि वर्षा की बूंदों का जो आकार यदि 5 पॉइंट और इससे ज़्यादा होता है तो हम इसको बोलते हैं वर्षा. तो सबसे पहले हमारा ये रूप है, इसका टाइप्स है प्रेसिपिटेशन का. दूसरा हमारे पास आता है ड्रिजलिंग, यानी कि ड्रिजल जिसको हम बोलते हैं, फुहार के रूप में जब वर्षा आती है. फेयरली यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन, कई बार आपने देखा होगा कि कई मतलब एक घंटे 2 घंटे तक जो कॉन्टिन्यूस और हल्की फुल्की जो बारिश चलती रहती है, तो फेयरली यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन कंपोज द एक्सक्लूसिव ऑफ द फाइन ड्रॉप साइज. फाइन ड्रॉप साइज यानी कि इनके जो जल के कणों का जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है. बीइंग लेस देन 0.5 mm, यानी कि जो हमारा 0.5 mm से यदि साइज छोटा है तो हम इसको बोलेंगे ड्रिजल, फुहार जिसको हम बोल सकते हैं. और यदि 0.5 mm से यदि साइज बड़ा है बूंदों का तो हम इसको बोलेंगे रेन यानी कि वर्षा. नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है स्लीट.
स्लीट के अंदर क्या बोलते हैं कि इसको स्लीट भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ में यहाँ पर देखिए द फ्रोजन रेन ड्रॉप। फ्रोजन रेन ड्रॉप का मतलब होता है कि जब पानी की बूंदे या कई बार क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इतना डाउन आ जाता है कि कंडेंसेशन के बाद जो वाटर की जो ड्रॉप्स बनती है वो फ्रोजन यानी कि जम जाती है। एंड री फ्रोजन मेल्टेड स्नो, यानी कि जो स्नो के द्वारा फिर जो है वो जब नीचे आती है तो कई बार वो ऐसी लेयर से गुजरती है कि वो सिर्फ मेल्ट हो जाती है और फिर रीफ्रोजन हो जाती है, दोबारा से जम जाती है। तो इसमें क्या आता है, द मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन। कई बार आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बूंदों के फुहार के साथ साथ ओले भी, या मतलब उसमें छोटी छोटी जो है हमारे पास आइस क्राइस्टल के रूप में, बूंदों के रूप में, यानी फ्रोजन बूंदों के रूप में वो धरातल के ऊपर आते हैं। तो स्नो एंड वाटर का जब मिक्सर होता है, साथ साथ में पानी की बूंदे भी आ रहे हैं, साथ साथ में छोटे छोटे ओले भी आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्लीट। मेरली पार्सली मेल्टेड स्नो, यानी कि मेल्टेड जो स्नो होती है वो वही होती है। तो जब ऊपर से मतलब स्नोफॉल होती है तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो ड्रॉप्स होती हैं वो मेल्ट हो जाती है पानी की बूंदों के रूप में, कुछ जो नहीं होती है एज इट इज जो है स्नो के रूप में आती है। तो स्नो और वाटर का जो मिक्सर जो रूप है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल, यानी कि ओलावृष्टि जिसको हम बोलते हैं, ओले ओले आते हैं। तो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पीटल्स, हार्ड राउंडेड पीटल्स यानी कि ओलों के रूप में जो आता है, जैसे कि मान लीजिए इनके साइज जो हमारा 5 mm से लेकर 50 mm तक हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े साइज के ओले भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे साइज के भी ओले आते हैं। तो ये क्या राउंडेड, हार्ड राउंडेड पिटल्स, यानी कि ये जो है कठोर जो हमारे गोलाकार आकार के जो कण होते हैं बूंदों के रूप में वो धरातल पर आकर गिरते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेल। तो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पिटल इज नोन एज द हेल। इसका इनका जो साइज होता है दैट इज 5 mm to 50 mm, मिनिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद में आता है हमारा स्नो, स्नोफॉल होती है। द फाइन फ्लैक्स ऑफ द स्नो, यानी कि छोटे छोटे जैसे कि हमारे रुई होती है, कॉटन होती है, उसके जो फीदर्स होते हैं उसके रूप में जब कई बार क्या होता है टेम्परेचर डायरेक्टली जो हमारा एटमॉस्फेयर का बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, तो जो रेन्स आती है वो हल्की जो ड्रिजल जिसको हम बोलते हैं वो जम जाती है, फ्रोजन हो जाती है, और वो फ्लैक्स के रूप में, फाइन फ्लैक्स के रूप में जो है धरातल के ऊपर आती रहती है, तो इसी को हम स्नोफॉल बोलते हैं। तो फाइन फ्लैक्स ऑफ स्नोफॉल व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री। यहाँ देखिए टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री से जब कम हो जाता है तो हम इसको स्नोफॉल कहते हैं। तो दीज आर द सम टाइप्स और द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। आप कह सकते हैं कि जो वर्षण है, वर्षण के अंदर हम वर्षा, ड्रीजल, स्लीट, हेल और स्नोफॉल इन सभी को शामिल करते हैं। इन सब को मिलाकर जो वर्षा होती है वो कभी बार हमारे पानी के बूंदों के रूप में, कभी स्नोफॉल के रूप में, कभी हेल स्टॉर्म के रूप में, कभी पानी और हेल दोनों साथ में आते हैं। इन सब के जो फॉर्म है इनको मिलाकर ये बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेशन, वर्षण। अब हम बात करते हैं इसमें से जो कॉमन हमारा था वो था हमारा रेनफॉल, यानी कि वर्षा, जो कि कॉमन है। तो अब हम बात करें कि वर्षा क्या होती है और कैसे इसका ओरिजिन होता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्षा के लिए सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी कि आर्द्रता होनी चाहिए। और फिर जो वो आर्द्रता जब धीरे धीरे से कंडेंस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का वायु के अंदर का तापमान जो होता है वो उन मॉइस्चर के अंदर का जो तापमान है वो रिलीज हो जाता है, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट के रिलीज होने से फिर क्या वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर क्लाउड बनते हैं, रेनफॉल के रूप में धरातल के ऊपर आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन रेनफॉल में बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। जो यानी उत्पत्ति के आधार पर यदि हम बात करें तो वर्षा के 3 रूप हो सकते हैं। इसमें पहला हमारी होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये देखिए कन्वेक्शनल, जिसको हम संवहनीय वर्षा भी बोलते हैं। सेकंड हमारी है ओरोग्राफी और रिलीफ, जिसको पर्वतीय या धरातलीय वर्षा भी बोलते हैं। और थर्ड है हमारी साइक्लोनिक और फ्रंटल, यानी कि जिसको हम चक्रवातीय या वातावरीय वर्षा बोलते हैं। तो वर्षा के ओरिजिन होने के पीछे या ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन द रेनफॉल कैन बी क्लासिफाइड इनटू कन्वेक्शनल
orographic and cyclonic. So let's discuss one by one these type of rainfall. The first is cyclone rainfall. साइक्लोन कौन से होते हैं, जैसे कन्वेक्शनल जो रेनफॉल समवहनीय धाराएं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कन्वेक्शनल जो करंट्स क्या होती हैं। जैसा कि ये हमारी है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ग्लोब को यदि हम मान लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास जैसा कि हमें पता है कि पूरे साल हैवी टेम्परेचर रिसीव होता है, तो यहाँ पर जो है कन्वेक्शनल जो करंट धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। ये ऊपर उठने के बाद में फिर क्या होता है कि ऊपर जैसे उठती है तो इनके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो रिलीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होता है वो क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है। तो रिलीज होने से इस हवा के अंदर जो मौजूद जो ह्यूमिडिटी होती है वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाती है, और कंडेंस होने के बाद में फिर वो जो है वर्षा के रूप में धरातल के ऊपर गिरती है वे। तो इस प्रकार से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और धीरे धीरे फिर ये वापिस धरातल के ऊपर गिर जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये हमारा वर्षण का रूप जो है बनता है। तो इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पर द एयर ऑन बीइंग हीटेड, यानी कि जब हवा गर्म हो जाती है तब क्या होता है, बिकम लाइट, ये हल्की हो जाती है, एंड राइज, और फिर क्या करती है, ऊपर उठती है। इन कन्वेक्शनल करंट, किसके रूप में, समवहनीय धाराओं के रूप में। जब हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, हल्की होती है तो वो समवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। एज इट राइजेस, जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है इट एक्सपैंड एंड लॉसेज हीट, वो धीरे धीरे क्या होती है कि ये एक्सपैंड करती है और ये अपना जो हीट है वो धीरे धीरे लॉस कर देती है। तो उसका मतलब इसके अंदर जो लेटेंट हीट होती है, जो गुप्त ऊष्मा होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, रिलीज हो जाती है। रिलीज होती है तभी ये फिर धीरे धीरे क्या होगी, उसमें से उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस हमारी होती है। तो यहाँ पर जब लेटेंट हीट रिलीज होती है तब क्या होता है, तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, यानी कि संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है, एंड कोमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, और उससे फिर जो कोलुमस जो क्लाउड बनते हैं। दिस प्रोसेस रिलीज लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, इस प्रक्रिया के अंदर जो संघनन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है, विच फर्दर हीटेड द एयर, और फिर वो हवा को फिर क्या करती है, और गर्म करती है, और हवा फिर और ऊपर उठती है, एंड फोर्स द एयर राइज टू गो फर्दर अप। तो इस प्रकार से जो लेटेंट हीट होती है वो हवा को फिर और ऊपर उठाती है, तो फिर वो और हल्के होकर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने पर फिर वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। द कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन इज हैवी बट ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, ये काफ़ी भारी होती है, मतलब मूसलाधार वर्षा जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये कम समय में के लिए होती है, और हाईली लोकलाइज एंड एसोसिएटेड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, और यहाँ पर इनमें बादलों की जो मात्रा वो भी कम पाई जाती है। इट्स अकर मेनली ड्यूरिंग द समर, ये ज़्यादातर गर्मियों में होती है, एंड इट्स कॉमन ओवर द इक्विटोरियल डोल्ड्रम। इक्विटोरियल डोल्ड्रम यानी कि जो हमारा भूमध्य रेखा है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये कॉमन यानी मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। हर ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब भूमध्य रेखा के आसपास में जो रेनफॉल नहीं होती है। इन द कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन एंड आइलैंड्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया कॉन्गो बेसिन जो है ये अफ्रीका के अंदर रिवर है एक कॉन्गो, और उसका आसपास का जो एरिया इसी को बेसिन, इसी प्रकार से जो अमेजन रिवर है जो ब्राज़ील के अंदर है। तो इन एरिया के अंदर जो कॉन्टिन्यूस रेनफॉल चलती रहती है, इस प्रकार की जो रेनफॉल है जो कि हवा के गर्म होकर ऊपर उठकर ठंडा होने से जो रेनफॉल होती है, इसको हम संवहनीय रेनफॉल बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। यहाँ आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से जो हवाएं हैं धीरे धीरे ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में फिर जो बादल का ओरिजिन होता है, और बादल ओरिजिन होने से फिर धीरे धीरे ये रेनफॉल करते हैं। यहाँ आप इसको और समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारा लैंड और सी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सन की जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, तो अब समुद्र से जो हवाएं चलती है या लैंड पे चलती है, तो इससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ने से हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठेंगी तो फिर क्या होगा, क्लाउड होगा, और क्लाउड्स में जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी यानी कि संघनन की, तो फिर धीरे धीरे रेनफॉल होगी। तो सन हीट्स द लैंड एंड द एयर अबोव, फिर जो लैंड को जब
हीट करता है तो एयर ऊपर उठती है। वार्म एयर राइज, गर्म हवा ऊपर उठेगी। कूल एंड कंडेंस, ठंडी होगी और संघनन होगी। एंड फॉर्मिंग द क्लाउड्स, और इससे क्लाउड्स बनेंगे। देन रेनफॉल अकर, उसके बाद में रेनफॉल होगी। तो इस प्रकार की जो रेनफॉल होती है, जो कि सूर्य की इनकमिंग सोलर रेडिएशन के कारण या हाई टेम्परेचर के अंदर जो है जो एयर ऊपर उठती है, ऊपर उठ करने के बाद जो रेनफॉल करती है उसको हम संवहनीय जो वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसको हम पर्वतीय वर्षा भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हवाएं होती है वो पर्वतों के सारे सारे ऊपर उठते हुए, मान लीजिए ये माउंटेन है तो यहाँ पर जो हवाएं धीरे धीरे ऊपर इसके साथ साथ उठेगी, और उठने पर जैसे कि ऊपर उठेगी तो यहाँ पर फिर जो है क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, और इस एरिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा रेनफॉल करेगी। और रेनफॉल करने के बाद में जैसे ही ये हवाएं वापस दूसरी साइड में नीचे उतरेगी ऐसे, तो ये क्या होती है, ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, यहाँ पर रेनफॉल कम होगी। तो ये हमारा होगा लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड जो साइड है इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रेन शेडो एरिया, और दिस इज द विंडवार्ड साइज। विंडवार्ड जो साइज होती है जहाँ से हवाएं जिस दिशा से आती है, ये जो एरिया होता है वो मैक्सिमम जो रेनफॉल रिसीव करता है। तो this area receive maximum rainfall and the other side area receive very minimum amount or very less or sometimes negligible amount of rainfall. So this is known as the rain shadow area. So let's discuss the air force to ascend and as it rise it expand. जैसे कि ये मान लीजिए माउंटेन है, इसके साथ साथ जो हवाएं ऊपर उठेंगी तो फिर क्या होगा, ये उठने के बाद में एक्सपेंड होगी, और जैसे ही एक्सपेंड होगी तब क्या होगा, तो विंड वार्ड स्लोप रिसीव ग्रेटर रेनफॉल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड फॉर्मेशन होने से फिर जो है ये हमारा जो विंड वाइड साइड होती है जहाँ से हवाएं आकर इस पर्वत के सारे सारे ऊपर चढ़ती है, ये एरिया ज़्यादा रिसीव यानी कि ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा। लीवार्ड स्लोप रिमेन रेनलेस एंड ड्राई, और दूसरी वाला जो एरिया है वो रेनलेस यानी यहाँ पर वर्षा नहीं होगी और ये ड्राई रह जाता है। दिस इज नॉन एज द रेन शेडो एरिया। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रेन शेडो एरिया। ये हमारा रेन शेडो एरिया हो गया जहाँ पर जो वर्षा है बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार की जो रेनफॉल होती है उनको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। भारत के अंदर यदि हम बात करें तो वेस्टर्न जो घाट है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है जो वर्षा रिसीव करता है वो ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल है। एग्जाम्पल में इसमें लिखिए, देखिए द पेंटागोनियन डेजर्ट इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अंदर जो पेंटागोनिया का डेजर्ट है वो भी इस प्रकार की रेनफॉल रिसीव करता है। इसी प्रकार ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द रिलीफ रेनफॉल, यानी कि इसको हम धरातलीय वर्षा भी कहते हैं। यहाँ भी इस डायग्राम के द्वारा इसको आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए कि ये जो हवाएं, मोस्ट एयर जो है यानी कि जो हमारी नमी वाली जो हवा होती है वो पर्वतों की सारे सारे ऊपर उठती है। ऊपर उठने से फिर क्या, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर देखिए क्लाउड बना हुआ है, कंडेंसिंग वाटर वेपर, क्योंकि ऊपर उठने से हवा का जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है, तो जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी और फिर जो है धीरे धीरे रेनफॉल आना शुरू हो जाती है। तो ये जो एरिया है वो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है, और जैसे ही हवा दूसरी साइड में उतरती है तो ड्राई होती है, और ड्राई होने से ये जो एरिया है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करेगा, और इसको हम बोलेंगे रेन शेडो एरिया यानी रेन शेडो जोन। तो भारत के अंदर जो साउथ हमारा इंडिया है इसके अंदर जो वेस्टर्न जो घाट है वो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है। जैसे दूसरी साइड में जाती है तो तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, तो वो एरिया हमारा रेन शेडो जोन के अंदर आता है। लास्ट हमारे इसके अंदर फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल जब दो विभिन्न प्रकार की या दो डिफरेंट टाइप्स की जब एयर मासेस मिलती है, एक ठंडी और एक गर्म, और मिलने के स्थल पर जो फ्रंट बनता है वहाँ पर जो रेनफॉल होती है उसको हम फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। देखिए when two air masses with different टेम्परेचर का मतलब है दो अलग अलग प्रकृति की जो वायु राशियाँ, एक ठंडी और एक गर्म, जब आपस में मिलती है, डिफरेंट टेम्परेचर मीट द टर्बुलेंट कंडीशंस आर प्रोड्यूस। इससे फिर क्या है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कई बार गर्जनों के साथ में जो है या जो लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है,
जो टर्बुलेंस यानी कि जो तूफान सा क्रिएट हो जाता है, इससे हमारे पास जो रेनफॉल होती है। अलोंग द फ्रंट कन्वेक्शनल अकर एंड कॉजेज ऑफ प्रेसिपिटेशन। फ्रंट यानी कि एक साइड से जब ठंडी हवा दूसरी साइड से गर्म हवा आपस में मिलती है तो वहां पर कन्वेक्शनल जो अकर होती है यानी कि सबवेनिय धाराएं ऊपर उठती है और प्रेसिपिटेशन करती है। फॉर इंस्टेंस इन द नॉर्थ वेस्ट यूरोप का जो पार्ट है हमारा, वहां पर भी कोल्ड continental air and a warm oceanic air converge to produce heavy rainfall in the adjoining area। यानी कि नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जो यूरोप है वहाँ से उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवा आती है और दक्षिणी इधर इक्वेटर से गर्म हवा जाती है, तो वहाँ उसके आसपास में मिलती है और वहाँ पर मिलने से जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल यानी कि वातावरणीय या चक्रवातीय वर्षा जिसको हम बोल सकते हैं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से चक्रवातीय वर्षा होती है फ्रंटल रेनफॉल के अंदर। इधर से ठंडी हवा आ रही है, इधर से हमारी गर्म हवा आ रही है, तो गर्म हवा जब ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे घुस जाती है या उसको पुश करती है तो फिर ऊपर में जो यहाँ पर क्लाउड बनेंगे और इस एरिया के अंदर जो रेनफॉल होगी द कन्वेक्शनल फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल अकर वेयर द कोल्ड एंड एयर वार्म एयर मासेस आर मीट। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब हम बात करते हैं इसका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इन द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में रेनफॉल कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है। वैसे हम टाइप ऑफ जो रेनफॉल है इसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ पर माउंटेन होंगे और जिस डायरेक्शन से जो हवाएं ऊपर उठेगी वहाँ पर जो हैवी रेनफॉल होगी, दूसरी साइड में कम होंगी। डेजर्ट्स के अंदर हमारे पास जो रेनफॉल है वो असेंड जो नीचे उतरती है डिसेंड करती है, इसकी वजह से रेनफॉल बहुत कम होती है। तो इन जनरल्स एज वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टू आर द पोल, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टीडली, और धीरे धीरे वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। अभी द इक्वेटोरियल बेल्ट यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है कहाँ कहाँ होती है, तो सबसे पहले है हमारी इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट यानी कि भूमध्य रेखा और इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। द विंडवार्ड स्लोप द माउंटेन, इसके साथ साथ में जिस दिशा से जो हवाएं आती है विंडवार्ड जो साइड होती है माउंटेन की वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेचर, यानी कि जो मिड टेम्परेचर के एरिया है वहाँ पर वेस्टर्ली चलती है तो उन एरिया के अंदर रेनफॉल करती है। एंड द कोस्टल एरिया ऑफ द मानसून, और मानसून का जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। द लैंड रिसीव हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर एनुअली, यानी कि ये एरिया है पूरे विश्व के अंदर जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक जो रेनफॉल होती है पूरे साल के अंदर। कौन कौन से? भूमध्य रेखीय क्षेत्र और विंडवार्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन्स और द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन एंड द कोस्टल एरिया ऑफ द मानसून। मानसून जहाँ जहाँ पर मानसून जाती है उनका जो कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा रिसीव होती है। सेकंड है हमारा इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरिया। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरिया का मतलब है कि समुद्रों से दूर और महाद्वीपों का जो मध्यवर्ती भाग होता है वहाँ पर जो मॉडरेट टाइप की रेनफॉल रिसीव होती है। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरिया रिसीव मॉडरेट रेनफॉल वेरिंग फ्रॉम 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम। और थर्ड हमारे पास है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड एंड द ईस्टर्न एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड। टेम्परेट लैंड यानी कि जहाँ जो मध्य अक्षांश है उनका जो आंतरिक भाग, और ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एरिया रिसीव वेरी द रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर। अभी हम आपको इसमें वर्ल्ड मैप पे भी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हैवी रेनफॉल होती है। और सबसे कम जो रेनफॉल रिसीव होती है एरिया लेइंग द रेन शेडो जोन। रेन शेडो जोन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माउंटेन से उतरकर दूसरी साइड के अंदर जब हवा जाती है डिसेंड होती है तो वहाँ पर रेनफॉल सबसे कम होती है। और द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड हाई लैटिट्यूड्स, उच्च अक्षांशों के अंदर और महाद्वीपों का जो आंतरिक भाग होता है विच आर फार अवे फ्रॉम द ओशियंस फैक्ट receive very low amount of rainfall that is less than 50 सेंटीमीटर पर एनम। तो ये एरिया थे कहाँ कहाँ कितनी कितनी रेनफॉल होती है। अब हम इसको चलते हैं वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो
सबसे पहले ये वाला जो एरिया हमारा है हैवी रेनफॉल, ये देखिए हैवी रेनफॉल कहाँ होती है, ये हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर है और इसके आसपास का जो एरिया है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कॉन्गो बेसिन है और अमेजन बेसिन है और साउथ ईस्ट एशियन, ये हमारा है साउथ ईस्ट एशियन के कुछ आइलैंड्स कंट्री, ये हमारा है यहाँ पर कॉन्गो बेसिन और ये है हमारा अमेजन बेसिन। इसका दोनों साइड का जो एरिया है विच रिसीव मोर देन 200 रेनफॉल एनुअली। इसी प्रकार से हैवी सीजनल रेनफॉल यानी कि मानसून वाली, ये देखिए इंडिया का जो लगभग मोर देन हाफ जो पार्ट है वो, इसी प्रकार से ये जो हमारा जो हैवी रेनफॉल के एरिया है इसका उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ ईस्ट जो एडजॉइनिंग एरिया है ये भी जो हमारा हैवी रेनफॉल रिसीव करता है। इसी प्रकार से अफ्रीका का जो ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है, इसी प्रकार से यहाँ चाइना का, वियतनाम का ये वाला जो एरिया है, जापान का है और यहाँ मैक्सिको की जो हमारी ये जो घाटी है यहाँ इसके साथ साथ, तो दिस एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल। इसके बाद में हमारा मॉडरेट रेनफॉल एवरी मंथ, ये ब्लू वाला जो लाइट ब्लू, ये देखिए यहाँ पर ये अर्जेंटीना का जो पार्ट है, ये पेंटागोनिया का डेजर्ट जैसे हम बता रहे थे आपको। इसी प्रकार से जो कनाडा और अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये भी हमारा मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करता है। नॉर्थ वेस्ट जो यूरोप है ये देखिए यहाँ पर भी जो है मॉडरेट रेनफॉल होती है। फिर है लाइट सीजनल रेनफॉल, ये एरिया है जहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती है। अब देख सकते हैं कि हमारा जो उत्तरी ये जो पाकिस्तान और इसी प्रकार से ये हमारा जो नेपाल, चाइना का जो इंटीरियर पार्ट है ये, इसी प्रकार से अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील का ये जो वेस्टर्न जो पार्ट है ये वाला एरिया, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो कनाडा का उत्तरी जो पूरी भाग है वो पूरा का पूरा जो है ये लाइट और सीजनल रेनफॉल रिसीव करता है। यहाँ पर ये टुंड्रा का जो रीजन आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया लाइट रेनफॉल रिसीव करता है। ये इंटीरियर पार्ट के अंदर आते हैं, आंतरिक भाग के अंदर। इनसफिशियंट रेनफॉल कहाँ होगी, जहाँ पर डेजर्ट होंगे। ये देखिए इधर में सहारा का डेजर्ट हो गया जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, इसी पर अरेबियन डेजर्ट हो गया, ये प्रकार से हमारा थार का डेजर्ट हो गया, ये गोबी का डेजर्ट हो गया, ठंडा डेजर्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो ये हमारा जो रॉकी माउंटेन है इसका पूर्वी जो भाग है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी साइड से उतरती है नीचे तो यहाँ पर रेन शेडो एरिया के अंदर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ ये वाला जो एरिया ये भी रेन शेडो एरिया के अंदर आ गया। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न जो पार्ट है ये भी यहाँ पर काफ़ी कम। इसी प्रकार से सहारा ये हमारा काला हरी डेजर्ट है। तो these are the some cold and hot desert in the world which receive very less amount of rainfall। ये हमारा जो है स्नो यानी कि नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो हमारे सारे के सारे स्नो कवर्ड्स है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है। ये था हमारा रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में कहाँ कहाँ कितनी कितनी और किस एरिया के अंदर मैक्सिमम रेनफॉल होती है। तो थैंक्स अलॉट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक्स।